ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है काशीराम। ये कहानी है बॉलीवुड के उस दिग्गज अभिनेता की जिसके हाथ गब्बर सिंह ने मांग लिए थे। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। वो हीरो जिससे कभी अमिताभ बच्चन की बीबी ये कहती थी, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सा टेढ़ो हो जा बात। और दूसरी ओर वो खुद धर्मेंद्र की पत्नी से ये कहता था, हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल। एक ऐसा एक्टर है जिसने सबसे ज्यादा बुजुर्ग और अधेड़ उम्र के किरदार निभाए। वो अलग बात है कि वो असलियत में कभी बुढ़ापा नहीं देख पाया। तुम फसल हो टकुर को तो हम बात कर रहे हैं शोले के ठाकुर और जानी दुश्मन के शैतान यानी कि बहुत ही संजीदा एक्टर संजीव कुमार की। मेरी हालत उस किसान की सी है जो अनाज उगाता है मगर उसके खाने वाले कोई और ही हैं। आखिर संजीव कुमार और हेमा मालिनी की शादी क्यों टूट गई थी? क्या सच में संजीव कुमार के परिवार को श्राप मिला था? कैसे जिस एक्टर के पास करोड़ों की संपत्ति थी वो अपने आखिरी दिनों में भिखारियों की तरह रहा और ठोकरें खाकर मरा? क्या सच में संजीव कुमार को अपनी मौत का पहले ही पता चल चुका था? संजीव कुमार की जिंदगी के वो कौन से सच हैं जिन्हें कोई नहीं जानता? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है। संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत में एक गुजराती मोटा भाई के घर पर हुआ था। उनके पिता का नाम था जेठालाल। अरे तारक मेहता वाला नहीं। और वो इतने बड़े मोटा भाई थे कि उन्होंने 3 शादियां की थीं और तीसरी पत्नी थी शांताबेन जो संजीव कुमार की मां थी। संजीव कुमार का असली नाम था हरि भाई जेठालाल जरीवाला। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। संजीव कुमार के पिता का इतना बड़ा बिजनेस था कि वो गुजरात से बंबई तक फैला हुआ था और इसी तरक्की के चलते उनका परिवार बंबई में आकर बस गया था। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। परिवार एकदम गुजराती मोटा भाई वाली जिंदगी जी रहा था। लेकिन ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं टिकी। संजीव कुमार केवल 11 साल के थे तभी उनके पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया था और उनके चाचा ने संजीव कुमार की मां से धोखे से कागजों पर साइन करवा लिए और उनकी पूरी संपत्ति हड़प ली। यहां तक कि वो जिस घर में रहते थे उससे भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। हालात ऐसे हो गए कि उनकी मां उन्हें लेकर बंबई के एक चौल में रहने को मजबूर हो गई थी और इसी चौल में रहते हुए संजीव कुमार का बचपन बीता। संजीव कुमार की मां चाहती थी कि हरिहर पढ़ लिख कर सरकारी बाबू बने ताकि उनकी गरीबी भी दूर हो सके और सरकारी नौकरी देखकर उन्हें एक सुंदर सुशील और संस्कारी बहू भी मिल जाए। जी सरकार। सुबह उठते हमें गर्मा गर्म चाय चाहिए वरना। लेकिन संजीव कुमार का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था क्योंकि उन्हें तो सपने फिल्मों के आते थे। एक्टिंग के लिए बेटे की लगन देखकर उनकी मां ने संजीव कुमार का एडमिशन फिल्माला एक्टिंग स्कूल में करवा दिया था और स्कूल की फीस चुकाने के लिए अपने गहने भी बेच दिए थे। इस तरह मां के गहने बेचकर हरिहर जरीवाला एक्टिंग स्कूल में पहुंच गए थे और यहीं से संजीव कुमार ने एक्टर बनने की पढ़ाई की। ये दीवाना उसी के लिए अपनी जानो माल कुर्बान करने को मचल रहा है। इसके बाद संजीव कुमार ने इप्टा को भी ज्वाइन किया और यहां से भी एक्टिंग सीखी और यहीं उनकी मुलाकात हुई फिल्म मेकर ए.के. हंगल से जो उस समय एक नाटक बना रहे थे। संजीव कुमार ने ए.के. हंगल से अपने नाटक में काम देने को कहा। ए.के. हंगल ने 19 साल के संजीव कुमार को 60 साल के बूढ़े आदमी का किरदार दे दिया। हालांकि संजीव कुमार नाटक में हीरो बनना चाहते थे लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि 19 साल का जवान लड़का अगर हीरो का रोल कर भी ले तो इसमें क्या बड़ी बात है। बात तो तब है जब 60 साल के किरदार से लोगों का दिल जीत लो। इसके बाद संजीव कुमार ने हाँ कर दिया और जब उन्होंने ये किरदार निभाया तो सच में किसी को भरोसा भी नहीं हुआ कि ये बूढ़ा आदमी असल में 19 साल का एक जवान लड़का है। इस किरदार से तारीफें तो बहुत मिली लेकिन फिल्मों में काम नहीं मिला। सब जुआ खेलते हैं,
बादशाह ताकत से खेलता है, मुदब्बिर कलम से खेलता है, फिलोसफर दिमाग से खेलता है और सिपाही तलवार से खेलता है। लंबे समय तक संजीव कुमार फिल्मों में काम पाने के लिए भटकते रहे। उन्होंने कई फिल्म मेकर से छोटे मोटे किरदार देने को कहा, लेकिन कोई भी उन्हें अपनी मूवी में काम नहीं दे रहा था। 1960 में पहली बार संजीव कुमार को मूवी में काम मिला था। मूवी का नाम था हम हिंदुस्तानी, जिसके हीरो थे संजय दत्त के पिता यानी कि सुनील दत्त। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। और हीरोइन थी आशा पारेख। और इस मूवी में संजीव कुमार को इतना छोटा रोल मिला था कि उनका एक डायलॉग तक नहीं था और किसी ने भी उन पर ध्यान भी नहीं दिया। इस किरदार के लिए उन्हें सिर्फ 12 रुपए मिले थे, लेकिन इसके बाद भी लगभग 4 साल तक संजीव कुमार भटकते रहे और उन्हें कोई दूसरा काम नहीं मिला। 1964 में आई मूवी आओ प्यार करें, जिसमें संजीव कुमार एक सपोर्टिंग किरदार में नजर आए थे। अगर रुपये किसी दरख्त पे लटकते हो तो मुझे बता दो, मैं जाकर तोड़ लाता हूँ, लेकिन फिर भी 20,000 रुपये तोड़ने में वक्त लगता है। लेकिन इससे भी उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद 1965 में संजीव कुमार की मूवी आई निशान, और एक हीरो के तौर पर संजीव कुमार की ये पहली मूवी थी जिसमें संजीव कुमार मेन लीड में थे। ये मूवी बड़ी हिट हुई और इसके बाद संजीव कुमार सबकी नजरों में आ गए। इसके बाद पति पत्नी और बादल जैसी फिल्में भी आईं, और बादल मूवी में भी संजीव कुमार ने एक हीरो के तौर पर दमदार काम किया। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। इसके बाद वो राजा बाबू की मां यानी कि अरुणा ईरानी के हीरो बने। मूवी आई कलापी, और इस मूवी में उन्होंने ऐसा गंभीर अभिनय किया कि हर कोई दंग रह गया। इसके बाद अली बाबा 40 चोर, आएगा आने वाला, गुनहगार, ननिहाल जैसी कई फिल्मों में संजीव कुमार ने काम किया, लेकिन अभी तक संजीव कुमार सिर्फ एक एक्टर ही थे और हीरो नहीं बन पाए थे। 1968 में संजीव कुमार की मूवी आई अनोखी रात, और ये पहली मूवी बनी जिसने सही मायनों में संजीव कुमार को हीरो बनाया। मूवी के गाने बड़े हिट हुए, फिर चाहे अरुणा ईरानी का ये गाना हो, दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा, ओ मन थोड़ी धी, या फिर ये गाना महलों का राजा मिला, ईरानी बेटे राज, जिसे आज भी मनपसंद पति मिलने के बाद लड़कियां गाती हैं। इस मूवी ने संजीव कुमार को रातों रात स्टार बना दिया था। इसके बाद आई आशीर्वाद, लेकिन ये मूवी संजीव कुमार से ज्यादा अशोक कुमार के नाम रही। और सच में इस मूवी में अशोक कुमार का रैप सुनकर ऐसा लगता है कि हनी सिंह और बादशाह तो कुछ भी नहीं। आलू रेत, आलू के खेत, बाजरा धान, बुड्ढा किसान, हरा मैदान, मंदिर मकान, चाय की दुकान। 1967 में इस तरह का रैप करना कितनी बड़ी बात थी कि जब लोग रैप कर रा भी नहीं जानते थे। एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन। 1968 में संघर्ष और गौरी जैसी फिल्मों में संजीव कुमार ने सपोर्टिंग किरदार निभाए। संघर्ष वो मूवी बनी जिसमें संजीव कुमार दिलीप कुमार पर भी भारी पड़ गए थे, और खुद दिलीप कुमार ने कहा था कि ऐसे एक्टर इंडस्ट्री में बहुत ही कम हैं। इसके बाद आई राजा और रंक, और इस मूवी के गानों की आज भी नकल होती है। फिर चाहे ये गाना हो, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी, या फिर ये फिरकी वाली, तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना। इनकी धुनों पर आज भी गाने बनाकर लोग खुद को महान सिंगर कहने लगते हैं। प्यारी प्यारी है, ओ माँ। इसके बाद संजीव कुमार धर्मेंद्र के साथ नजर आए। मूवी का नाम था शिकार, और इस मूवी के गाने भी लाजवाब थे, और खासकर आशा पारेख का ये गाना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ जाए। इसके बाद गुस्ताखी माफ, चंदा और बिजली, सत्यकाम, सच्चाई और ज्योति जैसी कई फिल्मों में संजीव कुमार ने काम किया। 1969 में मूवी आई धरती कहे पुकार के, जिसमें जितेंद्र ये कह रहे थे, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जई। इस मूवी में भी संजीव कुमार ने सपोर्टिंग किरदार ही निभाया था। इसके बाद भी कई बेहतरीन फिल्मों में संजीव कुमार दिखाई दिए, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में संजीव कुमार सपोर्टिंग किरदार ही निभाते थे। 1970 में एक ऐसी मूवी आई जिसने एक्टिंग के मामले में संजीव कुमार को स्टार बना दिया। जान कर तुम
मेरा दिल। मूवी का नाम था खिलौना और इस मूवी में संजीव कुमार ने एक सनकी और पागल आदमी का किरदार निभाया और मूवी की हीरोइन थी मुमताज और सच में मुमताज की तो बात ही अलग थी। मशहूर हो जाए सनम तो वह इतनी खूबसूरत थी कि उन पर पागल संजीव कुमार की भी नीयत बिगड़ गई थी। इस मूवी के लिए संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इसके बाद दस्तक, मन मंदिर, अनुभव, पारस, सुबह और शाम, कंगन और रिवाज जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में संजीव कुमार ने काम किया। 1972 में संजीव कुमार की मूवी आई थी कोशिश, जिसमें संजीव कुमार की पत्नी बनी थी जया भादुड़ी और दोनों के काम ने लोगों का दिल जीत लिया था। ये तो सुन सकते हैं। इस मूवी में एक गूंगे और बहरे का किरदार निभाकर भी संजीव कुमार ने जो अदाकारी दिखाई तो लोगों ने यह मान लिया कि संजीव कुमार जैसा एक्टर ना तो हुआ है और ना ही कभी होगा। इस मूवी के लिए संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये मूवी गुलजार ने बनाई थी और इस मूवी को देखने के बाद गुलजार को संजीव कुमार का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने एक साथ कई फिल्मों के लिए संजीव कुमार को साइन कर लिया था। इसके बाद हेमा मालिनी की मूवी आई सीता और गीता और इस मूवी में संजीव कुमार ड्रीम गर्ल के हीरो बने थे। हवा के साथ साथ, अरे रे रे घटा के संग संग। संभलना। मूवी के गाने बड़े हिट हुए और इसी मूवी के दौरान संजीव कुमार ने ड्रीम गर्ल को अपनी पर्सनल ड्रीम गर्ल भी बना लिया था। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली। दोनों की शादी भी होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई, जिसका किस्सा भी बड़ा रोचक रहा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सीता और गीता मूवी बड़ी हिट हुई जिसमें संजीव कुमार को प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरीके से फायदा हुआ। इसके बाद परिचय आई जिसमें जितेंद्र ये कह रहे थे, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। और इस मूवी में संजीव कुमार ने जया भादुड़ी के पिता का किरदार निभाया था। इसके बाद भी संजीव कुमार की कई फिल्में आती रहीं। 1973 में जया भादुड़ी अनामिका बनी और संजीव कुमार से कहने लगी, बाहों में चले ये मूवी भी बड़ी हिट रही। संजीव कुमार के काम को भी लोगों ने खूब पसंद किया। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर। इसके बाद भी अग्नि रेखा, शानदार, मनोरंजन, नया दिन नई रात जैसी कई फिल्मों में संजीव कुमार ने बेहतरीन काम किया। 1974 में संजीव कुमार की मूवी आई चरित्रहीन और इस मूवी में उनकी हीरोइन थी सैफ अली खान की मां यानी कि शर्मिला टैगोर। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। चरित्रहीन मूवी भी संजीव कुमार की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनी। तेरी मेरी यारी बड़ी पुरानी। इसके बाद संजीव कुमार चौकीदार बने और ये मूवी भी हिट रही। इसके बाद भी संजीव कुमार की कई फिल्में आती रहीं। 1975 में संजीव कुमार की एक ऐसी मूवी आई जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मूवी का नाम था शोले, जिसमें एक तरफ अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र अपनी दोस्ती की मिसाल पेश कर रहे थे तो वहीं गब्बर सिंह बसंती का डांस देखने में मगन था। इस मूवी में संजीव कुमार ने ठाकुर का किरदार निभाया था जो पहले गब्बर सिंह को अपने हाथों की ताकत दिखाते हैं। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। फिर गब्बर सिंह उनके हाथ मांग लेते हैं। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे ठाकुर। और फिर बिना हाथों का ठाकुर गब्बर सिंह के हाथ मांग लेता है। ये हाथ मुझे दे दे। ये हाथ मुझे दे दे। और अच्छा हुआ कि उस समय पर एआई नहीं था, नहीं तो ठाकुर का ये रूप देखकर गब्बर सिंह खुद सरेंडर कर देता। इस मूवी में संजीव कुमार ने जया भादुड़ी के ससुर का किरदार निभाया था। मतलब संजीव कुमार जया भादुड़ी को अपनी प्रेमिका, पत्नी, बेटी और बहू सब कुछ बना चुके थे। फिर आई मौसम और संजीव कुमार की ये मूवी भी बड़ी चर्चित रही जिसमें सैफ अली खान की मां उनसे ये कह रही थी, क्या ये क्या हो रहा है?
इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। इसके बाद उलझन आई और ये मूवी भी बड़ी हिट रही। और इस सीन को देखकर समझ में आता है कि पत्नियां 1975 में भी ऐसी थीं और आज भी वैसी ही हैं। इसके बाद आक्रमण और अपने रंग हजार जैसी फिल्में भी आईं। इसके बाद आई आंधी, जिसमें संजीव कुमार की हीरोइन बनी थी सुचित्रा सेन, और इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। आज भी लोगों का फेवरेट है। इसके बाद भी संजीव कुमार ने कई फिल्मों में काम किया, कुछ हिट हुई और कुछ फ्लॉप। संजीव कुमार की सबसे बेहतरीन बात यह थी कि वो हीरो की इमेज से चिपके नहीं रहे और उन्होंने हर वो किरदार निभाया जो उन्हें मिलता था। वो एक मूवी में किसी हीरोइन के बाप बन जाते थे तो अगली मूवी में उस हीरोइन के प्रेमी और पति भी बन जाते थे, और सपोर्टिंग किरदार निभाने में भी उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होती थी। वो हर वो किरदार निभाने के लिए तुरंत मान जाते थे जो उन्हें मिलता था। 1978 में संजीव कुमार की मूवी आई थी पति पत्नी और वो, और इस मूवी में पति पत्नी की नोकझोंक वाला ये सीन। ओए बीवी, जब मैं बाथरूम से नहा के निकलूं तो कपड़े हैंगर पे टंगे हुए मिलने चाहिए, वरना जिसे मीम्स के तौर पर आज भी इस्तेमाल किया जाता है। वरना मैं ठंडे पानी से नहा के चला जाऊंगा। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, और जब संजीव कुमार ने ये कहा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो इस गाने ने लगभग आधे भारत को बाथरूम सिंगर बना दिया था और हर कोई नहाते हुए गुनगुनाने लगा था। इसके बाद देवता आई, जिसमें संजीव कुमार ने फिर से डबल रोल निभाया, और एक तरफ जहां वो समाना आजमी का प्रेमी बनकर उनसे ये कह रहे थे, चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया, तो वहीं उसका बाप बनकर उससे ये कह रहे थे, ये क्या हो गया? इसके बाद त्रिशूल आई, जिसमें संजीव कुमार ने अमिताभ बच्चन के पिता का किरदार निभाया। इसके बाद भी तृष्णा, हमारे तुम्हारे, काला पत्थर जैसी कई फिल्मों में संजीव कुमार ने काम किया। 1979 में संजीव कुमार जया बच्चन के नौकर बने, मतलब मूवी का नाम था नौकर, और ये मूवी भी बड़ी हिट रही और इसके गाने भी लोगों ने खूब पसंद किए। और इसी मूवी का गाना था, हाँ पल्लो लटके मारो पल्लो लटके, जिसके लिए आज भी जया बच्चन को याद किया जाता है। इसके बाद भी संजीव कुमार ने कई फिल्मों में काम किया, और फिर आई एक ऐसी मूवी जिसमें वो सबके जानी दुश्मन बन गए। इस मूवी में संजीव कुमार ने ठाकुर और 50 रुपए की कॉस्ट्यूम वाले शैतान का किरदार निभाया था, जिसे उस समय देखकर डर लगता था और अब हंसी आती है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। उस समय इस मूवी ने भी खूब तहलका मचाया था। इसके बाद भी टक्कर, बेरहम, पत्थर से टक्कर और हम 5 जैसी कई फिल्में आईं। 1981 में संजीव कुमार और जितेंद्र ने साथ में काम किया। मूवी आई वक्त की दीवार, और एक बार फिर से संजीव कुमार जवान दिखे और हीरोइन से कहने लगी, मन चाही लड़की कहीं कोई मिल जाए। इसके बाद संजीव कुमार मार्वल स्टूडियो वालों का फॉर्मूला अपनाकर सुपर हीरो बनने की कोशिश करते हैं। मूवी आती है चेहरे पर चेहरा। कमाल की बात यह थी कि अब भी संजीव कुमार हीरो ही बने हुए थे और कई फिल्मों में हीरोइन के साथ रोमांस भी कर रहे थे। 1988 में संजीव कुमार की मूवी आई थी बदकार, जिसमें नदिया के पार की गुंजा उनसे ये कह रही थी, मैं सचमुच की कुंवारी, तू थोड़ा सा कुंवारा, बोल फिर खेत में मिले या। तू समझा? इसके
इसके बाद भी कांच की दीवार, बात बन जाए और हाथों की लकीरों जैसी कई फिल्में आईं। हालांकि संजीव कुमार का निधन 1985 में ही हो गया था, लेकिन उनकी मौत के बाद भी संजीव कुमार की लगभग 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें राही, हिरासत, दो वक्त की रोटी, ऊंच नीच, प्रोफेसर की पड़ोसन जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। संजीव कुमार की मौत केवल 47 साल में ही हो गई थी और जिसका उन्हें पहले से पता था। तो अब हम बात करेंगे संजीव कुमार की पर्सनल लाइफ की और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से। जो लोग संगीत की पवित्रता को समझने के बदले समाज की गंदगी में भटकते हैं, वो लोग संगीत से दूर ही रहे तो अच्छा है। संजीव कुमार के नाम से जुड़ा किस्सा भी बड़ा रोचक रहा। पहली मूवी में काम करने के बाद लगभग 4 साल तक वो बेरोजगार बनकर काम ढूंढते हुए भटकते रहे। संजीव कुमार को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें फिल्मों में लिया जाता और फिर अचानक से निकाल दिया जाता, और अगर उन्हें काम मिलता भी तो बी ग्रेड फिल्मों के ऑफर आते। संजीव कुमार हताश हो गए। उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का भी मन बना लिया था। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब अगर उन्हें काम नहीं मिला तो वो एक्टिंग छोड़कर अपना साबुन का धंधा डालेंगे। समझ में नहीं आता कहाँ पहुंचेंगे हम। इस समय तक उनका नाम हरी भाई जरीवाला ही था और इसी नाम से वो फिल्मों में काम ढूंढ रहे थे। नाम सुनते ही लोग उन्हें सेठ साहूकार कहकर चिढ़ाने लगते थे और उनसे कहते थे कि आप हीरो नहीं व्यापारी बनो। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि बॉलीवुड में अगर टिकना है तो सबसे पहले अपना नाम बदलो और कुछ ऐसा रखो जो सुनने में अच्छा लगे, हीरो जैसा लगे, ना कि साहू जैसा। उस समय कुमार का दौर चल रहा था और हर कोई अपना नाम बदलकर कुमार बन रहा था, जैसे राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, सभी ने अपने असली नाम बदल लिए थे। हरि भाई ने भी अपना नाम हरि भाई जरीवाला से बदलकर संजय कुमार कर लिया था ताकि उनकी गिनती भी बॉलीवुड के कुमार्स में होने लगे और इस तरह हरि भाई जेठालाल जरीवाला संजय कुमार बन गए थे। इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारी बात सुनकर पिताजी याद आ गए। लेकिन इसी समय संजय खान की मूवी दोस्ती बड़ी हिट हो गई थी और वह रातों रात चर्चित हो गई। तो हरि भाई को लगा कि संजय कुमार नाम से उनकी अलग पहचान नहीं बन पाएगी। इसके बाद कमाल अमरोही उन्हें लेकर एक मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन कमाल अमरोही ने सबसे पहले संजय कुमार को अपना नाम बदलने को कहा और उनका नाम संजय कुमार से बदलकर गौतम राजवंश कर दिया। मूवी शुरू तो हुई, लेकिन कमाल अमरोही अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि पाकीजा बनाने में ही इतने व्यस्त थे कि उसे बनाने में ही उन्होंने 16 साल लगा दिए थे। तो संजय कुमार की मूवी कभी बन ही नहीं पाई और संजय कुमार को लगा कि गौतम राजवंश नाम भी उनके लिए सही नहीं है। इसलिए एक बार फिर से उन्होंने अपना नाम बदलने की सोची और इस बार उन्होंने अपना नाम रखा संजीव कुमार। इस तरह 4 नाम बदलने के बाद वो बॉलीवुड के संजीव कुमार बने थे। तुम आ गए हो, नूर आ गया। और संजीव कुमार नाम रखते ही जैसे उनकी किस्मत बदल गई और उन्हें सीधे लीड रोल में मूवी मिल गई और वह हीरो बन गए। संजीव कुमार की जिंदगी में पहली लड़की आई थी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली, बड़ी प्यारी सी। सीता और गीता मूवी में काम करने के दौरान संजीव कुमार उन्हें अपना दिल दे चुके थे। हेमा मालिनी भी संजीव कुमार को पसंद करती थीं। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल। दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया, लेकिन संजीव कुमार की मां चाहती थी कि शादी के बाद हेमा मालिनी फिल्मों में काम करना बंद कर दे, क्योंकि संजीव कुमार के परिवार का मानना था कि अच्छे घर की बहू बेटी फिल्मों में काम नहीं करती। संजीव कुमार ने भी कह दिया कि शादी के बाद तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी। हेमा मालिनी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने संजीव कुमार और उनके परिवार को रूढ़िवादी और छोटी सोच का बता दिया। पिछवाड़ा फांद कर आए हैं, कोई देख ले तो? मैं चाहता हूँ कोई देख ले। मुझे बदनाम करना चाहते हैं? और इसके बाद दोनों में बहस हो गई। संजीव कुमार ने अपने दोस्त यानी कि जितेंद्र से हेमा मालिनी को मनाने के लिए कहा, लेकिन जितेंद्र ने अपने दोस्त का पत्ता काटकर अपना ही टांका हेमा मालिनी के साथ फिट कर लिया और एक सच्चे कलयुगी दोस्त का कर्तव्य निभाया। लहरा के आया है झोंका बहार का, मौसम है प्यार का।
बाद में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली और संजीव कुमार का दिल टूट गया। हेमा मालिनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो संजीव कुमार से शादी कर लेती, लेकिन उनकी सोच बहुत ही रूढ़िवादी थी। वो एक ऐसी पत्नी चाहते थे जो उनकी बूढ़ी माँ की देखभाल करे और अपने घर के कामों में ही व्यस्त रहे, संजीव कुमार की जी हुजूरी करे और खुद अपनी कोई भी बात ना रखे। तुम्हारे ख्याल में एक आइडियल बीवी का क्या इमेज है? एक सिंपल सी साड़ी पहनने वाली, अच्छा खाना पकाने वाली, सीधी सादी हिंदुस्तानी लड़की। वो एक चार दीवारी में कैद रहने वाली औरत चाहते थे और मैं एक सुपरस्टार थी, तो मेरे लिए ये शादी सोच से भी परे थी। संजीव कुमार का दिल शादीशुदा नूतन पे भी आ गया था। फिल्म देवी की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार नूतन को पसंद करने लगे थे। दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी थीं और दोनों के अफेयर की चर्चा भी फैलने लगी थी। मैंने एक लड़की पसंद कर ली, शादी के लिए रज़ामंद। हालांकि नूतन पहले से शादीशुदा थीं और उनका एक बेटा भी था, और जब उनके पति को यह सब पता चला तो वो भड़क गए। उन्होंने न्यूटन को छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। बाद में न्यूटन को पता चला कि ये सारी खबरें संजीव कुमार खुद ही जानबूझकर फैला रहे हैं। इससे वो इतना चिढ़ गईं कि अपने पति के ही सामने भरे सेट पर उन्होंने संजीव कुमार को ऐसे थप्पड़ जड़ा कि हर कोई हैरान रह गया और संजीव कुमार की बहुत बेइज्जती हुई। हालांकि न्यूटन ने यह सब सिर्फ अपने पति को विश्वास दिलाने के लिए किया था। संजीव कुमार का नाम सुलक्षणा पंडित के साथ भी जोड़ा गया। सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार के लिए पागल थीं। संजीव कुमार ने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया और दोनों एक साथ प्यार के गुल भी खिलाने लगे थे। मनचाही लड़की, लेकिन जब सुलक्षणा ने शादी के लिए कहा तो संजीव कुमार ने साफ मना कर दिया और इसके बाद सुलक्षणा पंडित ने आरोप लगाया कि संजीव कुमार ने उन्हें शादी का झांसा देकर उनका इस्तेमाल किया है और उन्हें धोखा दिया है। इससे सुलक्षणा पंडित का भी दिल ऐसे टूटा कि फिर उन्होंने पूरी जिंदगी शादी न करने का फैसला कर लिया और वह पूरी जिंदगी कुंवारी रहीं। कहो क्या राज है? इसके बाद भी नीता मेहता और जयश्री जैसी कुछ हीरोइन के साथ भी संजीव कुमार का नाम जोड़ा गया। हालांकि संजीव कुमार ने दोबारा कभी शादी करने की नहीं सोची। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो संजीव कुमार की हंसा नाम की एक लड़की से सगाई भी हो गई थी। यह उस समय की बात थी जब संजीव कुमार हीरो नहीं बने थे। वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वो एक्टिंग की तरफ भागने लगे थे। उनकी माँ को लगा कि उनका बेटा उनके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो उनकी मां ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली हंसा नाम की एक लड़की से उनकी सगाई करवा दी थी। उनकी मां के कहने पर संजीव कुमार ने हंसा से सगाई तो कर ली थी, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वो हंसा से शादी सिर्फ अपनी मां के कहने पर कर रहे हैं। वो ना तो उसे पसंद करते हैं और ना ही उसे चाहते हैं। तो बाद में संजीव कुमार ने यह सगाई तोड़ दी। संजीव कुमार और राजेश खन्ना के बीच में हमेशा टक्कर रही, जिसका कारण था कि राजेश खन्ना दूसरे किसी भी एक्टर को अपने बराबरी का नहीं समझते थे। दोनों ने वैसे तो कई फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन राजेश खन्ना हमेशा संजीव कुमार को छोटा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। आपकी कसम मूवी में काम करने के दौरान राजेश खन्ना को संजीव कुमार को थप्पड़ मारना था और उन्होंने ये थप्पड़ ऐसे मारा कि सेट पर मौजूद हर कोई समझ गया कि काका ने यह थप्पड़ जानबूझकर मारा है। दोस्त का तो फर्ज होता है दोस्त के काम आना, दोस्त की इज्जत से खेलना, उसके घर में आग लगाना। क्या पक्के हो तुम? इससे संजीव कुमार को बहुत बुरा लगा। हालांकि उन्होंने सिर्फ ये सोचकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वो कुछ कहते तो शायद मूवी रुक जाती, मूवी के प्रोड्यूसर सड़क पर आ जाते। इसलिए फिल्म मेकर की विनती पर वो अपमान का घूंट भी पी गई। एक बार जब संजीव कुमार से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप जवान हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर फिल्मों में आप बूढ़े आदमी का किरदार क्यों निभाते हैं, तो संजीव कुमार के जवाब ने सबको चौंका दिया था। संजीव कुमार ने कहा था कि मैं बुढ़ापे का किरदार इसलिए निभाता हूं क्योंकि मैं अपना बुढ़ापा नहीं देख पाऊंगा। असल जिंदगी में मैं बूढ़ा होने से पहले ही मर जाऊंगा, इसलिए मैं फिल्मों के द्वारा ही अपने बुढ़ापे को जीना चाहता हूं। जवान होने की, जवान रहने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने बताया था कि जरीवाला परिवार को एक साधु का श्राप मिला था, जिसके कारण जरीवाला परिवार का कोई भी मर्द 50 साल से ज्यादा नहीं जी सकता।
उनके दादा, उनके चाचा, उनके पिता और उनके भाई सभी 50 साल की उम्र होने से पहले ही मर गए थे और यही उनके साथ भी होने वाला है। इसलिए मैं शादी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि अब अगर इस उम्र में मैं शादी करूंगा तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मतलब संजीव कुमार को अपनी मौत का आभास पहले ही हो चुका था और उन्होंने अपनी मौत की भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी थी। हालांकि कुछ लोग इस श्राप वाली बात को नहीं मानते और कहा जाता है कि जरीवाला परिवार के सभी मर्दों को दिल की बीमारी थी और सभी की मौत हार्ट अटैक से ही होती थी। देखो बेटे, जिंदगी में कभी पाताल की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे देखो। कारण कुछ भी हो, लेकिन संजीव कुमार की बात सच साबित हुई और 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और जब उनकी मौत हुई तो उनकी उम्र केवल 47 साल की थी, यानी कि वो 50 तक भी नहीं पहुंच पाए थे। जब उनका निधन हुआ तो उस दिन नदिया के पार फिल्म के चंदन यानी कि सचिन पिलगांवकर उनसे मिलने उनके घर गए थे। संजीव कुमार बाथरूम में थे और जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो सचिन पिलगांवकर ने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया और अंदर देखा तो संजीव कुमार निढाल होकर पड़े हुए थे। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। संजीव कुमार एक नामी एक्टर थे, उनके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन फिर भी वो बंबई में अपना खुद का घर नहीं ले पाए और अपना खुद का घर लेने का सपना पूरी जिंदगी अधूरा ही रहा। संजीव कुमार ने कई लोगों को लाखों करोड़ों रुपए दे रखे थे, लेकिन उनकी मौत के बाद किसी ने भी उनके परिवार को वो पैसे नहीं लौटाए और इस तरह एक नेक दिल और महान अभिनेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी शोले के ठाकुर हरि भाई जेठालाल जरीवाला यानी कि संजीव कुमार की कहानी। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने।